बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबक नंबर 9 दहलीज ड्रामा है अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ। 1981 में पीटीवी से ऑन एयर होता था जब, तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह इसने कामयाबी के झंडे गाड़े। वारिस, अपने लोग, ये शोरा आफाक ड्रामे हैं अमजद इस्लाम अमजद के लिखे हुए। हमारा अमजद इस्लाम अमजद से तारुफ उनकी शायरी के ज़रिए हुआ। कहाँ के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, बख्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है। हिजर के सुमंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है। बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है, उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती है। दर्द के सुमंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं आंख के दरीचे में, तुमने जो सजाया था बात उस दिए की है, बात उस गिले की है, जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है बात, रत जगह की है, रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। हो सके तो सुन जाओ किसी दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। तो ये नज़्म उनकी सुनी। फिर जब वो कॉलेज की सीढ़ियों से उतरती है, सीधी दिल में उतरती है। ये नज़्म सुनी तो पता किया कि भाई कौन है इसका शायर, तो पता चला कि वो अमजद इस्लाम अमजद हैं। तो दिल में उनकी अकीदत और एहतराम जो है वो बढ़ गया। डियर स्टूडेंट्स, अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में पैदा हुए। नाबगा रोज़गार शख्सियात का ताल्लुक़ लाहौर से ही है, क्योंकि वो इल्म व अदब का मरकज़ है। वहाँ पे हाई लेवल की एजुकेशन होती है, बेहतरीन इदारे, आला तरीन शख्सियात के साथ उठना बैठना होता है इन लोगों का, इसलिए तो वो बड़े इंसान बनते हैं। शफाक अहमद बन जाते हैं, अमजद इस्लाम अमजद बन जाते हैं। शुरू से इन्हें शौक़ था क्रिकेट खेलने का। अपने हालात ज़िंदगी के हवाले से बताते हैं, प्लेयर भी बहुत अच्छे थे, क्रिकेट खेलना चाहते थे, अच्छे लेवल की खेली भी सही, लेकिन शायर और ड्रामा नवीस बन गए वो। मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से बीए किया, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से उर्दू में एमए किया। एमए उर्दू में उनकी फर्स्ट डिवीज़न और यूनिवर्सिटी में उनकी दूसरी पोजीशन थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद पेशावराना ज़िंदगी में वो मुअल्लिम रहे। रोशनी फैज़ है मुअल्लिम का, इल्म पाबंद है किताबों में, बाग़बां उसको मैं समझता हूँ रंग भरता है जो गुलाबों में। तो इतनी बड़ी शख्सियत ये मुअल्लिम रहे, उस्ताद रहे, और इन्होंने जो है एमएओ कॉलेज लाहौर से किया, ठीक है। और जहाँ मतलब कि अपनी एमएओ कॉलेज से तदरीसी शोबे का, तदरीस से वाबस्ता होने का इन्हें एजाज़ हासिल हुआ। वहाँ पे स्टूडेंट्स भी खुशकिस्मत होंगे, ठीक है। जहाँ 1968 से लेकर 1975 तक ये शोबा उर्दू में लेक्चरर रहे एमएओ कॉलेज लाहौर में। तो ये उनका गोल्डन पीरियड था, और वहीं पे जो है ना एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे थे ये। और फिर रिटायरमेंट के बाद 1997 से लेकर रिटायर हुए वो, फिर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स और उर्दू साइंस बोर्ड लाहौर में डायरेक्टर जनरल की हैसियत से वाबस्ता भी रहे। ये शायर थे, मुतरजिम थे, ड्रामा नवीस थे, सफ़रनामा निगार थे, नकाद थे, हमा जहद शख्सियत के मालिक थे। सारी खूबियाँ इनके अंदर थी, और इन्हें तमगा हुस्ने कारकर्दगी 1998 में, सितारा इम्तियाज़ 2003 में, और हिलाल इम्तियाज़ के एज़ाज़ से इन्हें नवाजा गया। और इस ज़िमन में उन्होंने बेशुमार ड्रामे लिखे, जिस तरह जिक्र किया मैंने, जो है ना वारिस, अपने लोग, दहलीज को अवाम व ख़ास सब ने बहुत पसंद किया, और इन्हें चीनी ज़बान में भी डब किया गया।
और शायरी और ड्रामा उनकी पहचान थे। उनकी अहम तसानीफ में बारिश की आवाज़, शाम सराय, इतने ख्वाब कहाँ रखूं, सातों दर, बरज़ख, ये उनके शेरी मजमू हैं। और वारिस, दहलीज, समुद्र, गर्दिश, दिन रात, वक्त, ड्रामे हैं उनके। बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये ड्रामे हैं और इनको ज़बान ज़द आम है और इनको हमेशा याद रखा जाएगा। तो आज हम दहलीज के हवाले से देख रहे हैं। दहलीज जो है डेवड़ी होती है, ठीक है, और जो है दहलीज घर का आंगन है जिसमें इंसान कदम रखता है, ड्योढ़ी है, घर है, ये सारा इसी में ही आता है। और ये इसका मेन जो है ना जो दहलीज नाम है, ये बड़ा खूबसूरत नाम है। इसके हवाले से बेटा वो आज तो वैसे जुम्मा भी है, ठीक है, बज़्म अदब होता है, तो इसी हवाले से थोड़ी सी कोई नज़्म वगैरह भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। दहलीज जो है ना नाम से मेरे जहन में आई है कि मुज़महिल चश्म नम पैकरे रंजो अलम, मेरी दहलीज पे उसने रखा कदम, आधी जागी हुई आधी सोई हुई, वो तो लगती थी शब भर की रोई हुई, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए पास आई वो मेरे लजाते हुए, मुंह में आंचल का कोना दबाए हुए, अश्क आंखों में लाखों बसाए हुए, अपनी बीती वो मुझको सुनाने लगी, दिल की आवाज़ अश्कों में बहने लगी। न है अपना कोई न मददगार है, एक माँ है जो बरसों से बीमार है, घर में पैसा नहीं है दवा के लिए, रहम मुझ पर करो तुम खुदा के लिए, वक्त मुश्किल है कोई सहारा नहीं, मैं वो कश्ती हूँ जिसका किनारा नहीं। मैंने सोचा कि जग की सताई हुई और है मेरे घर में भी आई हुई, मेरी दौलत से दिल राम हो जाएगा, बात बन जाएगी काम हो जाएगा, आंखों आंखों में मेरा वजन तोलकर उसने चौंका दिया ये मुझे बोलकर, काम कोई भी अब मुझ पे भारी नहीं, मेरी इस्मत मुझे माँ से प्यारी नहीं, फिर जो ना कहना था वो मुझसे कहने लगी, दिल की आवाज़ अश्कों में बहने लगी। नजर सानी जो कि उसके हालात पर और सी पड़ गई मेरे जज्बात पर, लड़खड़ाते कदम फिर मैं आगे बढ़ा, हाथ शानों पे रखे और उससे कहा, मालो दौलत का मेरे घर में अंबार है, ले ले जितना तुझे आज दरकार है, तेरी पाकीज़गी हो मुबारक तुझे, तेरी दोशीज़गी हो मुबारक तुझे, लब पे हरफे गलत फिर न लाना कभी, मैं बुरा हूँ मेरे घर ना आना कभी, मैं बुरा हूँ मेरे घर ना आना कभी। तो दहलीज ड्रामे की तरफ आते हैं। इसमें किरदार हैं, फ़कीर हुसैन है, अख्तर है, सईदा, अहमद अली, खालिद, नीलम, आबिद, रफ़ीक, सलामत, जीला, चपड़ासी, रहमान, चौकीदार और चंद बदमाश है। तो इसका थोड़ा सा तारुफ है। ये सबक जो है बहुत ही खूबसूरत, उन्होंने ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लोग, हुस्न कारकर्दगी वाले लोग, कमाल फ़न अवार्ड मिले हुए, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ मिले हुए लोगों की चीज़ें आपके निसाब में शामिल है, जिससे आपके इखलाकियात बेहतर होंगे। पता चलेगा कि ये मादियत, ये दौलत, इस ड्रामे से आपको पता चलेगा कम अज़ कम बच्चों कि मादियत, दौलत, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती, बल्कि फ़कीर हुसैन जिस तरह कनात करता है, अल्लाह के दिए हुए पे राज़ी हो जाता है, ठीक है, और ये सारी खूबियाँ जो है ना उसके अंदर होती हैं और उसकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती है। अहमद अली ऐसा किरदार है जो माल, दौलत, ज़मीन हथियाना और सारी ज़िंदगी परेशान रहता है, बीमार रहता है, हत्ता कि चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता। तो इंसान को कनात करना चाहिए, जिस तरह बाबा फरीद ने फरमाया, रुखी सुखी का ठंडा पानी पी, फरीदा पराई चोपड़ी वे के न तरसाई जी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लइन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। तो ये अहमद अली जो है एक प्लाजा बना रहा होता है, इसका थोड़ा सा तारुफ है पस मंज़र के हवाले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो प्लाजा बना रहा होता है और उसका जो है ना रहमान नक्शा नवीस जो होता है वो उसको कहता है कि ये जो है ना अब सेकंड फ्लोर पे बनाने का कह रहे, नहीं इसको जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे बनाए और उसके साथ एक मकान है, वो अगर शामिल हो जाए तो वहाँ में सिनेमा बन सकता है और आपका प्लाजा जो है ना कामयाब तरीन बन जाएगा। तो वो कहता है ओह ये तो फ़कीर हुसैन का है। फ़कीर हुसैन जो है ना उनका अहमद अली के जो वाले साहब होते हैं उनके भाई का बेटा होता है। 15-20 साल से तो ये बात ही नहीं करता ना, इतने अमीर होते हैं और वो गरीब, ठीक है। फ़कीर हुसैन इतना गरीब होता है, ये उनसे पसंद भी नहीं करते। फ़कीर हुसैन की बेटी होती है सईदा और अख्तर उसका बेटा होता है, ठीक है। अहमद अली का बेटा जो है ना आबिद और खालिद होता है। तो वो
इसी तरह कहानी जो है आगे चलती है तो ये उनके घर पहुंच जाता है। अहमद अली फकीर हुसैन मिल के खुश होता है, उसकी सईदा बेटी चाय पिलाती है, अख्तर खुश होते हैं, वो कहते हैं हमारे घर पता नहीं कैसे आ गए, जय नसीब। फिर ये उनको अपने घर बुलाता है अहमद अली, वो सारे इनके घर जाते हैं, खाना पीना होता है, चाय होती है, गपशप होती है, ठीक है। उसकी बेटी मोना होती है अहमद अली की, तो अख्तर उससे बातें करता है, पेंटिंग सीखता है, वो फाइन आर्ट्स जो है ना सीख रही होती है। तो आपस में फिर जो है ना जब सारा खाना खत्म हो जाता है, चाय खत्म होती है, तो अहमद अली अपनी बात शुरू करता है कि मुझे तुम्हारा घर चाहिए, तुम पैसे ले लो, दो जो कुछ करते हो मुझे दे दो, यहाँ से अच्छे इलाके में चले जाओ। तो वो कहते नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा घर है, बाप दादा का है, मैं यहाँ से जाना पसंद नहीं करता। तो इस तरह वो ना फिर जब ये सारे वो नहीं होते तो फिर आबिद आ जाता है उसका बेटा, तो वो धूस डरावा डराना ये सारी बातें उसको करता है कि तुम अगर नहीं दोगे हम छीन लेंगे तो इसे। तो लेकिन वो कहता है कि फकीर हुसैन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पहले दे देता अब नहीं दूंगा। तो इसी तरह वो जो है ना वापस घर आ जाते हैं सारे, और फिर जो है ना वो प्लान करता है कि हर तरह के लालच देता है, ठीक है, ज़बरदस्ती भी कोशिश करता है, नाजायज़ हरबों से भी तंग करता है फ़कीर हुसैन को। और लेकिन फ़कीर हुसैन जो है ना लेकिन सब्र करके रहता है। अब एक अख्तर का दोस्त होता है, फ़कीर हुसैन का बेटा जो अख्तर है उसका दोस्त रफ़ीक, वो इनकी मदद करता रहता है। इसमें बड़े बड़े किरदार हैं। ये रोही बानो अपने वक्त का ये वो ड्रामा था, इसमें रोही बानो नंबर 1 एक्ट्रेस थी। सईदा वो बेटी का रोल करती है, ठीक है। अख्तर जो है वो आसिफ मीर लड़का था जो आजकल अहद रजा मीर का वालिद है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये तुकीर नासिर हो गया, फिरदौस जमाल हो गया, कवी खान है, अफजाल अहमद ने अहमद अली का किरदार अदा किया है, कवी खान ने फ़कीर हुसैन का। इतने बड़े बड़े नाम, ज़बरदस्त तरीन एक्टर थे। देखने से ताल्लुक़ रखता है, ये बंदा देखे तो उसको ये समझ आती है। तो अब वो जो है ना एक किरदार होता है जागीरदार, जहांगीर होता है, वो ज़मीन हथी आता है, तो वो भी इनको बहुत तंग करता है फ़कीर हुसैन इनकी फैमिली को। लेकिन ऐसा होता है कुदरत इंतकाम लेती है, जल के मर जाता है वो। और फिर इस तरह कशमकश जारी रहती है। खालिद जो है वो बहुत खूबसूरत नौजवान अहमद अली का बेटा है, वो पसंद करता है सईदा को, शादी करना चाहता है उससे, ठीक है। सईदा भी उसके लिए जो है ना अच्छे जज्बात रखती है। फिर जो है ना दुनिया की दौलत और इसकी उसमें हवस में अहमद अली बीमार हो जाता है, बच्चे उसको छोड़ जाते हैं। तो फिर फ़कीर हुसैन और उसकी बेटी और सारे मिल के उसको जो है ना तीमारदारी करते हैं, उसको उठ खड़ा होने में उसकी मदद करते हैं। तो वो खुश होता है, वो कहता है यार इतने मेरे हमदर्द लोग हैं। तो इसी तरह उनकी ख़ानदानी रंशें भी ख़त्म हो जाती हैं। फिर शादी का क्या कहते हैं फ़कीर हुसैन और अहमद अली कहते हैं खालिद से शादी कर लो बेटी को। लेकिन बेटी को फिर वही अख्तर का दोस्त रफ़ीक जो है ना वो बुरे किरदार कामिल होता है, लेकिन इनकी मदद करता है। तो वो कहती है कि मैं उसकी अखलाकियात को संवारने के लिए, उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए कुर्बानी देती हूँ, मैं उससे शादी करती हूँ। फिर वो खैर राज़ी हो जाते हैं। तो ये एक खूबसूरत स्टोरी है, इसको जो है इन्होंने बयान किया है, तो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, ड्रामा देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो इसकी 13 अक़सात हैं, ये मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, इसको देख सकते हैं आप। तो रफ़ीक का डेरा, सईदा और अख्तर कदर एक्साइटेड पुरजोश अंदाज में आते हैं, डेरा खाली है, चारों तरफ देखते हैं अख्तर रफ़ीक साहब, सईदा कहाँ गया वो, रफ़ीक साहब बेचैनी से चारों तरफ देखती है। तो ये रफ़ीक का डेरा है और फिर वहाँ पे सईदा मौजूद है और अख्तर मौजूद है। मैंने कहा भी था कि एकदम अंदरूनी दरवाजे को खुलते हुए देख कर रुकती है, रफ़ीक दरवाजे में खामोश खड़ा है, उसके पीछे सलामत है। अख्तर उनकी तरफ बढ़ता है, अख्तर इत्मीनान का सांस लेते हुए, ओह हम तो घबरा ही गए थे। सलामत आगे आगे आते हुए, अस्सलाम वालेकुम बाजी जी, क्या हाल है यार बहू। अख्तर तुम्हारी दुआ है, सलामत आपके लिए खुशखबरी है रफ़ीक साहब। सईदा बच्चों की तरह जल्दी से बात करती है, सरदार जहांगीर जल कर मर गया। इनको बहुत तंग करता था वो, ठीक है, वो उस ज़मीन को हथियाने के लिए। रफ़ीक इस बात में सारे लाता है, हाँ मैं कहते हैं हाँ। सईदा हैरत है, आपको पता कैसे लग गया। रफ़ीक जी हाँ, आपने मुझे उससे दूर रहने को कहा था, गाफिल रहने को तो नहीं कहा था ना। सईदा लाजवाब सी होकर खामखा मुस्कुरा देती है। रफ़ीक एक धागे को उंगलियों में बार बार लपेटते और खोलते हुए बोलता है, बैठे ना आप लोग। अख्तर नहीं रफ़ीक साहब, हम दरअसल यही बताने आए थे। सलामत लो जी, ये कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, आप बताएं बाजी जी। पेड़ों की लस्सी पेश करूं। सईदा हैरत से, क्या। सलामत हाथों से लस्सी बनाने का स्टाइल बनाता है, पेड़ों की लस्सी, पेड़े नहीं पता आपको। सईदा नफ़ी में सारे लाती है, नहीं। वो कहती है वो जो होते हैं खोए के गोल गोल, दूध या दही में डाल के बनाते हैं उसको, बड़ी आला नस्ल की चीज़ है, बड़ी नींद आती है उसके बाद, लस्सी पीने के बाद। अख्तर हंसते हुए, यार सलामत, एक तो तुझे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की पड़ी रहती है, सलामत तू मत बोलो यार बीच में।
मैं बाजी जी से पूछ रहा हूँ, तुम ऐसे ही खामखा। सईदा नहीं सलामत भाई शुक्रिया, अब हम चलेंगे। रफ़ीक से आप आइए ना किसी वक्त, अबू भी पूछ रहे थे आपको। रफ़ीक आजुर्दगी से, आजुर्दगी यानी रंज, मलाल, कलाल, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होगा। हो सकता है कि उस वक्त तक मेरा नाम भी भूल चुका हो। सीधा क्या क्या मतलब? सलामत गिले के अंदाज में आप ही इसको समझाएं बाजी जी, मेरी तो आंदरें जवाब देंगे बहस कर करके। ठीक है, ये आते उस्ताद खुद को पुलिस के हवाले कर रहा है। अख्तर सईद हैरत से, क्या सलामत सामने खड़े हैं, पूछ लें आप। रफ़ीक, हाँ अख्तर, सरदार जहांगीर की मौत के बाद अब मेरा इस डेरे को चलाने का जवाज़ नहीं रहा। अख्तर, तो आप छोड़ दें उसे, कोई अच्छा काम करें। रफ़ीक, करूँगा करूँगा मगर बाहर आकर। सलामत, फिर वही बात। अख्तर को मुखातिब करते हुए, देखो यार बहू, अब जब कि हम ये सारे गलत किस्म के काम छोड़ रहे हैं, शरीफ शहरी बनने का इरादा कर रहे हैं, तो क्या ये काफ़ी नहीं है? अख्तर, असबात में सारे लादा, तो समझाओ फिर इनको। उस्ताद की तरफ इशारा करते हैं। रफ़ीक, ये बात नहीं है सलामे, शरीफ आदमी बनने के लिए मुझे वो सारे बोझ अपनी गर्दन से उतारने होंगे जो मैंने उन 12 सालों में जमा किए हैं। सारे जुराइम और गैर कानूनी काम जो मैं करता रहा हूँ, उनका कफारा, तलाफी, बदला यही है। किए बगैर मुझे उन लोगों के साथ, अख्तर और सईदा की तरफ इशारा करता है। सईदा चूम कर उसकी तरफ हैरान होकर देखती है कि देखो ये इसकी काया पलट गई और इसके दिल में जो है ना ज़मीर इसका जाग गया। सलामत, पर वो काम तुमने अपनी खुशी से तो नहीं किए थे। रफ़ीक जोर देते हुए, किए तो थे ना, कानून तो तोड़ा था ना, नुकसान तो पहुंचा है ना लोगों को मेरी वजह से। सलामत, वो तो ठीक है, पर इंसाफ भी कोई चीज़ होती है। रफ़ीक, इंसाफ ही के लिए तो मैं सब कुछ क्या कर रहा हूँ। सलामे, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। अख्तर, मगर उस्ताद सलामत भी ठीक कह रहा है, 12 साल में जो कुछ तुम पर गुजरी है सज़ा कम तो नहीं। रफ़ीक, नहीं अख्तर बहू, सईदा की तरफ देखता है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना सईदा बीबी? सईदा परेशानी में, हाँ हाँ रफ़ीक साहब। अख्तर एहतजाज अमेज़ अंदाज में, ये क्या कह रही हो? सईदा कोई जवाब नहीं देती। रफ़ीक, ज़मीर पर बोझ लेकर आज़ाद रहने से चंद साल की जेल काट लेना बुरा सौदा नहीं। अख्तर जाते जाते रुकता है, फिर तुम भी किसी झिझक के बगैर मुझे अपना दोस्त कह सकोगे? ठीक है, कोई नहीं, मैं अपने सारे पिछले जो मेरे गुनाह हैं वो मैं ऐसे सज़ा काट आऊँगा, फिर तुम मुझे भी माफ़ कर दोगे। उनके दिलों के ऊपर ये बात की असर होता है बहुत। अख्तर असबात में सारे लाता है, अच्छा सईदा बीबी, ये उसका सारा बिहेव है जो सईदा के दिल के ऊपर असर कर रहा होता है कि देखो कितना अच्छा इंसान है, तौबा करके ये आ रहा है, तो ऐसे मुआशरे का अच्छा शहरी बनने के लिए मुझे इसको अपनाना चाहिए, चुनना चाहिए, ना कि उस खालिद को। खालिद अमीर तरीन अहमद अली का बेटा होता है, हर चीज़ बहुत होती है, बड़ा ही तरहदार, नफासत पसंद और पॉजिटिव इंसान होता है, अच्छी बातें करता है। लेकिन आगे फिर जाकर सईदा जो है ना वह रफ़ीक को तरजीह देती है। सलामत बेचैनी से आगे आते हुए, कमाल करते हो यार उस्ताद जी, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा कोई ज़मीर नहीं, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं। अगर तुम जेल की दाल रोटी खाने का तुमने फैसला कर लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सईदा, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, दोनों चले जाते हैं। रफ़ीक चंद लम्हे दरवाजे में रोक कर सईदा की तरफ देखता है। तो ये देखें, ये प्लाट होते तरतीब के साथ वाक़यात चल रहे हैं, ठीक है, मकालमात बरजुस्ता है और जुज़ियात निगारी, किरदार निगारी, मंजर निगारी, सारे लवाजिम जो ड्रामे में होने चाहिए वो इसमें मौजूद है। अहमद अली का घर, अहमद अली ऐसा ऐसा चल रहा है, सब लोग उसकी तरफ खुश नज़रों से देख रहे हैं। फ़कीर हुसैन ज़रा आहिस्ता, डॉक्टर साहब ने 50 कदम चलने को कहा, ये नहीं कहा था कि तेज़ गाम की तरह, जिस तरह ट्रेन चलती है, तेज़ गाम ट्रेन है पाकिस्तान की, निहायत तेज़ी से चलना। तो अब ये मतलब 15वां सीन है, इसमें ये दिखाया गया है कि जब वो सब कुछ अपने छोड़ जाते हैं उसको, तो फिर ये अहमद अली को, ठीक है, बीमार होता है, तो ये अपनाते उसको कौन है? अपने ही, अपना खून अपनाता है ये फ़कीर हुसैन के घर वाले, ठीक है, कवि खान ने जो किरदार अदा किया था। फ़कीर हुसैन ज़रा आहिस्ता, डॉक्टर साहब ने 50 कदम चलने को कहा है। अहमद अली, आज मैं इतना खुश हूँ कि जी चाहता है पैदल सारी दुनिया में घूमा हूँ। नीलम शरारत अमेज़ अंदाज में, मगर कराची से आगे तो समंदर शुरू हो जाता है। अबू, सलमा मोहब्बत से बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो तुम। अख्तर, जी बिल्कुल। नीलम, आप तो मत बोला करें बीच में। अहमद अली, क्यों नहीं बोलेगा ये, बल्कि हम तो ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं कि तुम उसके सामने बोल ही ना सको। क्यों सलमा? सलमा, ये फिर भी बाज नहीं आएगी। अहमद अली, क्यों? माँ से कुछ नहीं इनहेरिटेड किया इसने, यानी विरसे में मिला इसको। सलमा, क्या? अहमद अली, मेरा मतलब है माँ से कुछ नहीं सीखा इसने। सलमा, अच्छा। फ़कीर हुसैन, क्यों तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए? इधर आओ बेटी, तुम मेरे पास आओ। नीलम हैरत से सबकी तरफ देखती है, एकदम उसका मतलब समझ कर शर्माती है, अंदर की तरफ भाग जाती है, सब हंस पड़ते हैं। अहमद अली, मेरा ख्याल है फ़कीर हुसैन, अब जब कि अल्लाह ने हम सब पर मेहरबानी कर दिया है तो मैं तुमसे कुछ मांग ही लूँ, मांग लूँ कोई, अगर इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और इतनी माहौल होता है। फ़कीर हुसैन मुस्कुराते हुए, जो मांगना है सीधी तरह मांगना, चकमा ना देना, चक्कर ना देना, कोई टेढ़े मेढ़े अंदाज में नहीं, पहले की तरह। अहमद अली, नहीं फ़कीर हुसैन, अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं, खैर छोड़ो उसे। सईदा बेटी ज़रा यहाँ आना। सईदा चूम कर उसकी तरफ देखती है।
तुम भी आओ खालिद बेटा। खालिद जी उठकर उसके पास आता है। ये ख़याम सरहदी ने खालिद का किरदार अदा किया था, अपने वक्त का बहुत बड़ा एक्टर। रूही बानो जो है वो सईदा थी। यहाँ आओ बेटी मेरे पास। सईदा मैं यहीं ठीक हूँ चचा जान। अहमद अली अरे नहीं भाई, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुला रहा हूँ, क्यों? फ़कीर हुसैन मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखता है। फ़कीर हुसैन पहले मुस्कुराता है, फिर गौर से सईदा की तरफ देखता है। फ़कीर हुसैन क्या बात है सईदा बेटी? सईदा अटकते हुए, अबू चचा जान मुझे जिस लिए अपने पास बुला रहे हैं मैं वो नहीं कर सकती। सलमा हैरत है, मगर बेटी खालिद और तुम तो आपस में, यानी उनको ये होता है कि ये मोहब्बत करते हैं आपस में। अहमद अली हाँ बेटा तुम दोनों तो। सईदा उस वक्त और बात थी चचा जान, मैं दरअसल फ़कीर हुसैन हैरत से खालिद को तो तुम बहुत पसंद करती हो बेटी। सईदा खालिद बहुत अच्छे हैं अबू, बहुत अच्छे हैं, मगर आप कहा करते हैं ना अबू के किसी दूसरे के लिए कुछ करना है तो अपने आप को मारना पड़ता है, अपने अंदर से अपने हिस्से से कुछ काट कर उसे देना पड़ता है। फ़कीर हुसैन हाँ हाँ बेटी। सईदा मैंने भी यही सोचा है अबू, हम सब के पास सब कुछ है, आराम, सुकून, तवज्जो, खुशी, मोहब्बत, लेकिन एक ऐसा शख्स है अबू जिसके पास इनमें से एक भी चीज़ नहीं, बिल्कुल अकेला है वो। फ़कीर हुसैन हैरत है, किसकी बात कर रहे हो बेटी? अख्तर चंद लम्हे सईदा के साथ तज़ब्ज़ुब से उसको हैरानगी से देखता है, ठीक है, और एक कदम आगे बढ़ाता है। रफ़ीक, तुम रफ़ीक की बात कर रही हो ना? सईदा इस बात में हाँ मैं सारे जाते, मगर सईदा रफ़ीक, सईदा तुम उसे जानते हो अख्तर, हम सब से ज़्यादा जानते हो, पढ़ा लिखा नहीं है, शक्ल से गंवार जाहिल लगता है, उसका माजी दागदार है, मगर ये सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ। उतनी अजियत और तकलीफ देखने के बावजूद अगर किसी आदमी के अंदर इंसान जिंदा रहे तो उसकी मदद करनी चाहिए अख्तर, हिफाजत करनी चाहिए उसकी। वो आखिर पे जब कहता है कि मैं अपनी सज़ा काटूंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। यहाँ से भी प्रोसेस से गुजरूंगा, शायद आप लोग मुझे अच्छा समझे। ये बातें सईदा के दिल पे असर करती हैं। अख्तर हाँ ये ठीक है। अहमद अली कौन है ये रफ़ीक? अब डैडी ये वही है जिसने मुझे सरदार जहांगीर की कैद से निकाला था, ठीक है, तो ये अहमद अली के बेटे से भी, बेटे के साथ भी भलाई कर चुका होता है। सलमा क्या करता है आबिद? मगर सईदा वो तो अख्तर बता रहा था कि ही इज़ अंडर अरेस्ट, वो तो पुलिस की उसमें जा चुका है, अरेस्ट हो चुका है, कैद में है। सईदा असबात में सारे लाती है, तो मेरा मतलब है सईदा किसी और को हो ना हो, हमें तो पता है कि आबिद कि उसने जो कुछ किया है क्यों किया है। अगर एक गुनहगार तौबा कर ले, कफ़ारा अदा कर दे, अपने जुर्मों का सज़ा भुगत ले, अपनी गलती की, तो क्या उसके उसके बावजूद भी उसे मुआशरा कबूल नहीं करेगा? अहमद अली क्यों नहीं करेगा बेटी? मगर इसलिए तो तुम क्यों? सईदा इसलिए चचा जान की इस तस्वीर का ये रुख सिर्फ हम लोगों ने देखा है, अगर हम उसे माफ़ नहीं कर सकते तो बाकी दुनिया कैसे करेगी? फ़कीर हुसैन की तरफ देखती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना अबू? फ़कीर हुसैन तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी, लेकिन अगर तुमने उसे सहारा देने का फैसला कर ही लिया है तो उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि तुम उस पर रहम खाकर उसे कबूल किया। वो आला तरीन अखलाक की मालिक बेटी थी, ये उसका बाप था कि भाई उसके ऊपर ये ना उसको ये कहना कि भाई मैंने तुम्हारे ऊपर रहम खाया है। एहसान के इजहार से उसकी बरकत ज़ायल हो जाती है बेटी, क्या आप अगर एहसान जिताएंगे? सईदा मुझे एहसास है अबू ऐसा कभी नहीं होगा। वो रोते हुए बाप के सीने से लगती है, मुझे शायद ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी अबू, अबू मुझे माफ़ कर दीजिए अबू। तो इसी तरह इसका जो है ना इख्तिताम होता है, खूबसूरत इख्तिताम होता है, एंड होता है, और ये क्या ही कमाल फ़न है ये ड्रामा, ड्रामा दहलीज़ है। फिर इसके दुरुस्त जवाब की निशानदेही है, मुतहर्रिक और मरकज़ी किरदार है, असनाफ़ अदब ड्रामा है, ठीक है। तो इसी तरह फिर आगे जो है ना ये इसमें फिर ज़बान शनासी के हवाले से फिर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसकी इबारत है। फिर ज़बान शनासी के हवाले से हरूफ की अक़साम है, हरूफ जार को क्या होते हैं, हरूफ इज़ाफ़त क्या होते हैं, इस्तिफ़ाम क्या होते हैं, तशबीह क्या होते हैं, ठीक है। फिर कालम दिए गए हैं और उनको पुर करना है, तो इसका खुलासा जो है ना वो बयान करना बच्चों ने लिखना है। फिर मकालमे का बताया गया कि मकालमा क्या होता है। मकालमा के लुग़वी में कलाम करना होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अफराद के मबैन किसी मौजू पर गुफ्तगू करने को मकालमा कहते हैं। तो आपस की गुफ्तगू होती है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होती है, वो कहता है, आता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना ये वो मकालमे के हवाले से बच्चों को बताना है। तो ये खूबसूरत सबक यूँ इख्तिताम होता है। फिर अगली नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।